मोना लोआ पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 40 साल की झपकी के बाद 27 नवंबर को अचानक उठा। ज्वालामुखी ने लावा के फव्वारे को हवा में 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाओ, जबकि पिघली हुई चट्टान की नदियां ज्वालामुखी के किनारों से सैडल रोड की ओर बहती रही, जो हवाई के बड़े द्वीप पर मुख्य राजमार्ग था। मोना लोआ 4 अन्य ज्वालामुखियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, जिसमें विस्फोटक रूप से नाटकीय किलाउआ और चुपचाप मौन पान किया शामिल है। किलाउआ ने हाल के वर्षों में अपनी आतिशबाजी के साथ सुर्खियां बटोरी हैं, जबकि मोना लोआ सुस्त पड़ गया था। हिनों में अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो उन्होंने ज्वालामुखी वैज्ञानिक जोहानसन कहते हैं कि लेकिन अतीत में सोई हुई विशालता इतनी शांत नहीं थी। मोना लोआ औसतन हर 7 साल में जागता है। विस्फोटकों के बीच ये आखिरी खिंचाव काफी बड़ा अंतर है। मोना लोआ कैसे जागता है, लावा के रास्ते में क्या है और किस तरह के पड़ोसी किलाउआ और मोना लोआ है? क्या चेतावनी के संकेत थे कि मोना लोआ फटने वाला था? जिसका जवाब जोहानसन ने एक इंटरव्यू में दिया और कहते हैं कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप चेतावनी से क्या मतलब रखते हैं। जोहानसन ने आगे कहा, बोलने के तरीके में हम जानते हैं कि मोना लोआ 2015 से अशांति के संकेत दिखा रहा था। उस समय वह होती है स्थानीय भूकंपों की दर में वृद्धि की, साथ ही भूमि विरूपण की जीपीएस टिप्पणियों में भूमि की सतह के ऊपर की ओर उभरा हुआ है और इंगित करता है कि मैमा जमीन के नीचे जल रहा है। जोहानसन आगे कहते हैं ये संकेत थोड़े कम हो गए और फिर पिछले 6 महीनों में फिर से बढ़ गए। ये सुझाव देते हुए कि स्थिति विकसित हो रही है। हम देख सकते हैं हाल फिलहाल के दिनों में कितने ज्यादा भूकंप बढ़ गए हैं, लेकिन ज्वालामुखी वास्तव में कब फटेगा ये निर्धारित करना संभव नहीं था। मौलिक रूप से हमारे पास लगभग 1.5 घंटे की चेतावनी थी। वो आगे कहती, वो इस समय अवधि जब शोधकर्ताओं ने आसान विस्फोट और लावा के उद्भव की इशारा करते हुए ये भूकंपों के अचानक झुंड को नोट किया। वो कहती है कि मोना लोआ के लिए वो छोटा नोटिस सच है। जोहानसन कहते हैं 1984 और अब के बीच बड़े अंतरों में से एक तकनीक है। हम अधिक भूकंप देख सकते हैं और भूकंपीय तरंगों में आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम कोई भी भूकंप आने से पहले ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ किस जगह भूकंप आने की क्षमता है। और हमारे पास विरूपण को लगातार मापने के लिए जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर तो है ही। उस तकनीक ने वैज्ञानिकों को न केवल ये पता लगाने की अनुमति दी कि हाल ही में भूमि विरूपण हुआ था, बल्कि समय के साथ ये कैसे बदल रहा था। ये थोड़ा अतिरिक्त चेतावनी समय दे रहा था। 40 साल पहले ये संभव नहीं था। इसके बाद शोधकर्ताओं ने हाथ से विरूपण को मापा। हर कुछ हफ्तों में ज्वालामुखी के शिखर तक लंबी पैदल यात्रा की। जॉनसन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापने के लिए एडीएम नामक एक तकनीक थी, जो अनिवार्य रूप से एक लेजर को एक परावर्तक की चमका रही थी, ताकि आप बहुत सटीक दूरी माप प्राप्त कर सकें। ज्वालामुखी पर स्थापित परावर्तक के स्थान में सूक्ष्म बदलाव ने विरूपण को प्रकट करने में मदद की। उन्होंने आगे कहा, क्या मौजूदा विस्फोट और लोगों के लिए खतरा पैदा करता है? इस पर जोहानसन कहते हैं ये बताना जल्दबाजी होगी। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हम इस विस्फोट से कितनी मात्रा की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये दिया गया है कि पिछले वाले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण विस्फोट होगा, लेकिन ज्वालामुखी के लिए हमेशा की तरह व्यापार में वापस आने की भावना लावा मोना लोआ के उत्तर पूर्वी ढलानों पर बह रहा है। 29 नवंबर को मोना लोआ के पूर्वोत्तर ढलानों पर लावा धीरे धीरे सैडल रोड की ओर बढ़ रहा था, जो हवाई के बड़े द्वीप के पश्चिम और पूर्व की ओर एक राजमार्ग था। ज्वालामुखी वेधशाला अच्छी खबर ये है कि लावा प्रभाव वर्तमान में बिग आइलैंड पर समुदायों के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। हालांकि सैडल रोड द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों को जोड़ता है। जोहानसन आगे नोट करते हुए कहते हैं, यदि लावा राजमार्ग को पार करता है तो ये वास्तव में द्वीप को प्रभावित कर सकता है। लेकिन विस्फोट ने जलवायु विज्ञान के सबसे प्रतिष्ठित चार्टों में से
एक के लिए डेटा संग्रह को बाधित कर दिया है। किलिंग कर्व वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 60 साल का अटूट रिकॉर्ड जो गैस के स्तर में लगातार वृद्धि दर्शाता है। मौना लोआ वेधशाला में उपकरणों से कार्बन डाइऑक्साइड डेटा एकत्र किया जाता है। विस्फोट ने 28 नवंबर को वेधशाला को बिजली काट दी। 30 नवंबर तक बिजली अभी तक बहाल नहीं हुई थी और लावा प्रभाव ने साइट तक पहुंच काट दी। अभी के लिए ये स्पष्ट नहीं है कि रुकावट का डेटा संग्रह पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा या नहीं। इसके अलावा दशकों से कमोबेश लगातार प्रस्फुटित हो रहा है। पिघली चट्टान घरों, खेतों और आसपास के इलाकों को ढक सकती है। ये इस पर निर्भर करेगा कि उनका बहाव किस तरफ है। हालांकि उत्तर पूर्वी दरार से निकले लावा के आबादी वाले इलाके तक पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ऐसे में लोगों को जरूरत पड़ने पर वहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मौना लोआ से ज्वालामुखी गैसों भी निकल रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है। ये गैसें ज्वालामुखी के बिल्कुल पास वाले इलाके में काफी ज्यादा समय इसके साथ ही दूसरे कणों के साथ मिलकर रॉक बन रही है, जो न सिर्फ पूरे बिग आइलैंड पर फैल सकता है बल्कि दूसरे द्वीपों पर भी रॉक की वजह से लोगों को आंखों में जलन, सिर दर्द और गले में तकलीफ हो सकती है। अस्थमा की समस्या वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत भी आ सकती है। जब गर्म लावा किसी पतली दरार से निकलता है तो कांच के कण बनाता है, जिन्हें पैनोस्टियर्स कहा जाता है। इसका नाम हवाई की ज्वालामुखी देवी है, पर है ये कण 1 मील से ज्यादा दूर नहीं जाते, इसलिए लोगों को ज्यादा खतरा नहीं। N95 या फिर KF94 मास्क के सहारे इनसे सुरक्षित रहा जा सकता है। तो अब वापस से मास्क की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा वो के साथ।